नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लोकेश सिंह। तो सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि इतने टाइम से हम लोग वीडियोस नहीं लेकर आ रहे थे। इतने टाइम से मेरा मतलब है कि पिछले 3 से 4 दिनों से। तो उसके पीछे कारण ये था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी बजट वाले दिन। कुछ लोगों को पता होगा, मैंने लिंक शेयर किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम के बाद हम लोग इसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और उसके बाद आपको पता ही है क्या समस्या हुई है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे तैयार हैं। हम लोगों ने अपनी सिस्टम को, हर चीज़ को प्रॉपरली यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। हर एक चीज़ अब हमारी तैयार है एडवांस लेवल पर एकदम। और अब कोई वीडियो नहीं रुकेगा, लगातार वीडियोज़ मिलेंगे हर एक टॉपिक के। प्रॉपर एक सीरीज़ तैयार की है हम लोगों ने टॉपिक्स की, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होगी, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग इस वक्त 15 तारीख तक हमारा फोकस रहेगा कम्प्लीटली, मतलब कि 15 फरवरी तक हमारा कंप्लीट फोकस होगा हमारा एफकेट के एग्ज़ाम को लेकर। और इसके बाद, इसके ठीक बाद, एफकेट के ठीक बाद हम लोग कम्प्लीटली फोकस करेंगे अपने सीडीएस और सीएपीएफ के एग्ज़ाम के लेकर। सीडीएस और सीएपीएफ, और इसके साथ ही साथ सीडीएस और एनडीए का पेपर सेम डे होता है, आप सबको पता है। तो नो डाउट इन दोनों में ही वो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस ही होंगे। फिजिक्स और मैथ जो होगा वो वाला पार्ट अलग है, वो हम लोग किसी अदर फैकल्टी से कवर करवाएंगे। मगर हाँ, जो आपका जीएस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर है, वो सारा का सारा मैं खुद कवर करूँगा यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें आपके एफकेट के एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगी। अब यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देखो, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की पढ़ाई को फोकस करके। तो प्लीज़ आप लोग भी यहाँ पर वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि और ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें हम लोगों के साथ। तो फाइनली आज हम लोग जो लेकर आए हैं क्वेश्चंस, वो करंट अफेयर और जीके के बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एफकेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चंस आपके 2021 का जो कंप्लीट करंट अफेयर है, पूरे होल ईयर का जो करंट अफेयर है, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो उससे रिलेटेड एक सीरीज़ के वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, ये दूसरा है जिसमें हम लोग मेनली अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हो जाइए तैयार। फाइनली आज हमारे पास जो क्वेश्चन है हम लोग उनको देखते हैं। तो सबसे पहले, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर था? विच कंट्री रैंक द फर्स्ट इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021? आपको ये बताना है कौन सा देश पहले नंबर पर था। अभी रिसेंटली इंडिया को लेकर भी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडिया ने इस वक्त, इंडिया में सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम शुरू हुए हैं, मतलब सॉरी, स्टार्टअप शुरू हुए हैं और एक इको हब बन रहा है। स्टार्टअप का एक इको हब बनना शुरू हो गया है। और कौन से देश को हम लोगों ने यहाँ पर पीछे किया है, मतलब पीछे करने से मतलब ये है कि हाँ, नंबर ऑफ स्टार्टअप जो बहुत तेज़ी से शुरू हो रहे हैं वो इंडिया में शुरू हो रहे हैं उस देश के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वो था ब्रिटेन। यूके से ज़्यादा इंडिया में अब स्टार्टअप शुरू होने लगे हैं। तो इंडिया को भी अब हम लोग क्या यूनिकॉर्न सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न सिटी बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न सिटी मतलब आपने देखा होगा एक मतलब एक ये काल्पनिक एक वो है, सोच है कि एक घोड़ा है जिसके सर पे सींग निकला हुआ, उसे हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टार्टअप होते हैं जो मतलब मोर देन 100 करोड़ का वैल्यूएशन कर लेते हैं, उनको यूनिकॉर्न बोला जाता है, ऐसा होता है। तो इंडिया में इस वक्त यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली यूके के। तो फाइनली यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, हमारा यूएसए। आंसर क्या है हमारा, ए है, यूएसए है, ठीक है। देखो सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप लोग इनको अटैम्प्ट कर सकते हो, बहुत ईजिली आप इनको देख सकते हो और याद रख सकते हो। चलिए, तो स्टार्टअप लिंक में क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो 100 देशों में इंडिया का जो स्थान है वो कौन सा, 20वां स्थान है। ध्यान रखना, इंडिया का कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। हम लोग क्या रैंकिंग में नीचे आए हैं, एक्चुअल में रैंकिंग में नीचे आने का कारण है यहाँ पे, ध्यान रखना, 2017 से 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसके पीछे एक रीज़न था, 2020 में हिट करने वाला कोविड, ठीक है। तो कोविड की वजह से ना एक बहुत तगड़ा ड्रॉबैक, एक लॉस हमको यहाँ पे देखने को मिला 2020 2021 में, ठीक है।
तो उस ड्रॉबैक की वजह से हमको यहाँ पर ऐसा देखने को मिला है। अदरवाइज़ हमारा जो परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप्स, अकॉर्डिंग टू यूनिकॉर्न मेकिंग कंट्री, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप ये चीज़ ध्यान रखना, ब्रिटेन से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आज के टाइम पर इंडिया में। तो आप ये मत बोलना सर इंडिया में तो स्टार्टअप कम हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। जो कुछ कमज़ोर स्टार्टअप थे जिन्होंने जस्ट स्टार्टिंग ही की थी 2019 के एंडिंग में या कुछ 6 मंथ में या 2019 में शुरुआत की थी, वो स्टार्टअप्स क्या अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए, 2020 में सडनली बिखर गए, 2021 तक आते आते कुछ और थे जो टूट गए, बट जो रुक गए, जो बच गए, वो आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट में गेम प्लेयर के तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें मेन जो मेजर कंट्रीज़ हैं स्टार्टअप को लेकर, वो अमेरिका है, ब्रिटेन है, इसराइल है, कनाडा है, जर्मनी है। ठीक है, तो ये वो 5 देश हैं जो स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा ऊपर हैं। यहाँ पर ये लोग 3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पहला मात्रा, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को यहाँ पे मतलब कितने क्वांटिटी में यहाँ पर स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, गुणवत्ता उनकी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, और यहाँ पर बिजनेस करने की एक एटमॉस्फेयर कैसा है, एक इकोसिस्टम कैसा है, बिजनेस कैसे वो कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉपर जो रिपोर्ट होती है उसकी एनालिसिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2021 में भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम में अपने क्रियान्वयन में 6 साल पूरे कर लिए? अच्छा, भारत सरकार ने 6 साल पूरे किए हैं कौन से अपने प्रोजेक्ट में? इन जुलाई 2021 विच फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 6 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? तो वो कौन कौन से हैं? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आरोग्य सेतु। तो आरोग्य सेतु तो आपको पता ही है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप लोग कोविड से जोड़ सकते हो आराम से, इस चीज़ को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से ऑप्शन में से। ठीक है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया तो ये एक साथ शुरू हुए थे। तो यहाँ पे अगर मान लो एक साथ कोई ऐसा होता ऑप्शन, तो यहाँ पर दोनों आंसर एक साथ ही आप लगा सकते थे। तो ये भी इस तरह से एलिमिनेट हो गया। अब बचा केवल एक, क्या? डिजिटल इंडिया। तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर? सी हो गया। आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर? सी हो गया। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया को क्या 1 जुलाई 2021 में 6 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था डिजिटल इंडिया का। अगर हम लोग बात करें आज के टाइम पर, अगर आप लोग याद करो 2024 से पहले और 2024 के बाद, आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। आज के टाइम पर आप हर एक चीज़ डिजिटली कर रहे हो, अपने मोबाइल के थ्रू कर रहे हो। आप छोटे से छोटी 1 से 2 रुपए की पेमेंट से लेकर आप बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन, और इसके अलावा आप हर तरीके की पॉलिसीज़ के बेनिफिट्स के लिए, आप हर तरीके की गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़ने के लिए आपके टाइम आज आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक मोबाइल, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका फ़ोन नंबर, दैट्स इट, बस। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही डिजिटल इंडिया का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि लोगों को आसानी से चीज़ों के साथ जोड़ा जा सके, गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जा सके, ई गवर्नेंस को यहाँ पे परफॉर्मेंस दी मतलब इम्प्रूव करने का मौका मिल सके। तो डिजिटल इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनिशिएटिव था जिसने काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली यहाँ पर अपने आप को अपना काम करके दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2022 में सार्गोई कारजाकीन द्वारा बनाए गए 12 साल और 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये हो सकता है शायद मैं नाम के प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा हूँ। ठीक है, शारगी कारजाकीन, शारगी कारजाकीन ने 2012 में ये रिकॉर्ड बनाया था। वो 12 साल 7 महीने के थे जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। अब कौन वो व्यक्ति, कौन वो बच्चा है जिसने शतरंज का ग्रैंड मास्टर खिताब जीता है? तो चेस में ग्रैंड मास्टर एक अपने आप में एक उपाधि की तरह से होता है, जो चेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उन लोगों को ये चीज़ मिलती है। ठीक है, तो ये जो जीता है, ये जीता है अभिमन्यु मिश्रा ने। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ए है, अभिमन्यु मिश्रा। तो शतरंज में अभिमन्यु मिश्रा ने 2022 के सार्गई करजाकीन के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा था। और इस वक्त अभिमन्यु मिश्रा की जो उम्र थी वो कितनी थी? वो 12 साल 4 महीने और 25 दिन की थी। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था, बट हाँ फिर भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड ये बना चुके हैं। तो आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है अवार्ड के लिए अगर जब भी क्वेश्चन पूछे तो इस तरह का भी कोई पूछ ले। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ
इंडियन एयरफोर्स, न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स किसको अपॉइंट किया गया रिसेंटली? भारतीय वायुसेना का मुख्य का नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित देव, मानवेंद्र सिंह, विवेक राम चौधरी या संदीप सिंह? तो देखो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका सी, विवेक राम चौधरी। आंसर क्या है आपका? विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी जी ने यहाँ पर जगह ली है किसकी? राकेश कुमार सिंह भदौरिया की। ध्यान रखिएगा, किसकी जगह ली है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया की जगह ली है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बेसिक सी चीज़ें बहुत आसानी से आप तुरंत इनको टिप पर याद कर सकते हो अपनी फिंगर टिप्स पे। आपको इसके लिए कुछ भी अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक बार दो बार रिवाइज किया अपने आप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? सर्बिया में ओपन लेक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर है यहाँ पर सी, निहाल शारीन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आंसर क्या है आपका? सी है यहाँ पर। ठीक है, तो निहाल शरीन ने यहाँ पर इस खिताब को जीता था। आप इस चीज़ को ध्यान रखना। 9 राउंड में 8 अंकों में इन्होंने क्या बढ़त हासिल की थी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से बताना पड़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टारलिंक, देखो स्टारलिंक का नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए। स्टारलिंक इज अ सैटेलाइट इंटरनेट कंसल्टेशन ऑफ ऑल of which global company that will provide the broadband internet everywhere in the world except polar region। polar region को छोड़कर पूरे विश्व में इंटरनेट की सुविधा देने वाली स्टारलिंक कंपनी किससे जुड़ी हुई है? किस एक कंपनी का पार्ट है या किस कंपनी से जुड़ी हुई है? तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो करंट अफेयर की सीरीज हम लोगों ने की थी उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पर वो डिफरेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन है। आंसर आप सबको पता है, वो होगी क्या आपकी? स्पेस एक्स। वो क्या है आपकी? स्पेस एक्स है। ठीक है, स्पेस एक्स के अलावा गूगल भी अपने क्या गूगल बैलून्स चला रहा है। ठीक है, मुझे वो नाम याद नहीं है उस बैलून को क्या कहते हैं ये लोग, बट हाँ उस बैलून के थ्रू भी वो क्या ऐसे एरियाज़ में इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती वर्ल्ड के ऐसे रीजन्स में। तो उस बैलून सर्विस का मैं नाम बोल रहा हूँ। इसके अलावा जो अमेज़ॉन है वो भी इसी तरीके की एक सर्विस अपनी शुरू कर रहा है सैटेलाइट के थ्रू। तो ये तीनों ही कंपनियां हैं जो यहाँ पर शुरू कर रही हैं इस तरह की सर्विस। बट हाँ, स्टारलिंक ने इस वक्त भी वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दी हैं कि आप लोग उनको अपने टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हो एक लाइन में चलते हुए। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस सोशल मीडिया दिग्गज ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अपनी पहली पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित की थी? ये पारदर्शिता रिपोर्ट, ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो यहाँ पर प्रेजेंट की है सोशल मीडिया नेटवर्क ने, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि उन्होंने कितनी शिकायतों का यहाँ पे निदान किया है, कौन कौन सी शिकायतें किस तरह की आई थी उनके पास। ठीक है, आगे वो इनको इम्प्रूव करने के लिए और कौन कौन से काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने इस ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में क्या किया था? पब्लिश किया था। ठीक है, तो वो कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये सोशल मीडिया कंपनी है आपकी बी, गूगल। कौन सी है? गूगल है। तो आपको पता होना चाहिए आंसर आपका क्या है यहाँ पर? बी है। चलिए, तो गूगल ने आपको जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, नई सूचना प्रौद्योगिकी 2021 के तहत एक अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को यहाँ पर क्या किया? प्रकाशित किया। कितनी शिकायतें उन्होंने यहाँ पे हैंडल की हैं, कितनों का उन्होंने निपटारा कितने टाइम पर किया है। ठीक है, और जो सोशल मीडिया से रिलेटेड उनकी जो शर्तें हैं उनको वो किस तरह से अपडेट करेंगे, क्या क्या और फैसिलिटीज़ देंगे कस्टमर्स को प्राइवेसी से रिलेटेड, वो सारी बातें यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह से किस बंदरगाह नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन फ्रंट कॉरिडोर टू सेकंड के तहत पहली यात्रा शुरू की है? फ्रॉम विच पोर्ट द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे लॉन्च द मेड इन वोल्गा अंडर द ग्रीन फेरिट कॉरिडोर सेकंड? ग्रीन फ्रंट कॉरिडोर सेकंड कहाँ से कहाँ के लिए शुरू किया गया? पहली यात्रा कहाँ शुरू की गई, आपको ये बताना है। तो देखो इसका जो आंसर है वो क्या है यहाँ पर? इसका जो आंसर है वो क्या है? कोचीन। ठीक है, तो कहाँ से शुरू की गई? ये शुरू की गई कोचीन से। ठीक है, आंसर आपका क्या है? बी है। क्लियर? तो मनसुख मांडविया द्वारा इसकी पहली
जो यात्रा थी उसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, इस जिसका संचालन मुंबई स्थित राउंड द कोस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत हुई है कहाँ से, कोची से शुरू हुई है, ठीक है, और ये केरल में कहाँ, कोल्लम बंदरगाह तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, कोल्लम बंदरगाह तक जाएगी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो ये अजिकल बंदरगाह का हिस्सा है। कोलम बंदरगाह जो है वो क्या अजिकल बंदरगाह का ही एक हिस्सा है, पार्ट है यहाँ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के एमपी जाबिर किस खेल से जुड़े हुए हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। एमपी जाबिर फ्रॉम इंडियन नेवी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स हु क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक, हु क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक। एमपी जाबिर जो कि भारतीय नौसेना में क्या है, कार्यरत हैं, उन्होंने रिसेंटली क्या किया, मतलब जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें क्वालिफाई किया था, ठीक है। वो किस गेम से जुड़े हुए हैं, आर्ची, रेसलिंग, स्प्रिंटिंग या शूटिंग। आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, स्प्रिंटिंग। वो क्या है, एक धावक है, क्या है, एक धावक है, रनर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या 400 मीटर की रनिंग करते हैं, क्या करते हैं 400 मीटर की बाधा दौड़ यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। 25 ईयर्स के हैं, नाविक हैं, और ये कहाँ, मल्लापुरम केरल के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मली हम लोग क्या इंडियन नेवी के लोगों को बहुत कम सुनने को मिलता है कि स्पोर्ट्स में इस तरह से पार्टिसिपेट करें, ज़्यादातर आर्मी के लोग इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इंडियन नेवी से थे इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। और नो डाउट आप लोग डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु हैज़ बीन नेम्ड द नेम्ड who has been named the flag bearer of Indian contingent in the Tokyo पैरा ओलंपिक। क्या चीज़ है यहाँ पे, पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक की नहीं, पैरा ओलंपिक। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामांकित किया गया था। किसे नामांकित किया गया था आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर है हमारा ए, मरियप्पन थंगवेल्लु, ठीक है, मरियप्पन थंगवेल्लु। आंसर हमारा क्या है, ए है। तो ये क्या है, ये एक हाई जंपर है, ये क्या है, एक हाई जंपर है। ध्यान रखिएगा आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए मरियप्पन थंगवेल्लु किससे जुड़े हुए हैं, हाई जंपर हैं, ठीक है। और इन्होंने ही पैरा ओलंपिक में क्या किया था, ध्वजवाहक के रूप में काम किया था। मतलब जो इंडिया का जो कंटीजेंट गया था उसमें सबसे आगे यही क्या कर रहे थे, इंडिया का फ्लैग लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने क्या किया था, 1.89 मीटर की दूरी तय की थी, ठीक है, ऊंची कूद में, क्लियर। तो हाई जंप में इन्होंने क्या किया था, 1.8 मीटर की छलांग लगाई थी जिसकी वजह से इनको स्वर्ण पदक मिला था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने डैश में स्थित राष्ट्रीय पशु जैव विविधता संस्थान में एक नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए वित्त पोषण किया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फंडेड फॉर setting up a new vaccine testing laboratory in Indian Institute of Animal Biotechnology। तो ये कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। आपको ये बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है, जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या फंड किया था। और ये फंड किया क्यों गया था, कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही थी। हमें कोविड की सिम्टम्स, कोविड जो था वो हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें जानवरों की वैक्सीनेशंस के लिए भी यहाँ पे क्या चाहिए था, गवर्नमेंट से फंडिंग ज़रूरी थी। तो वो संस्था कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, यहाँ पर सी है, हैदराबाद है। आंसर क्या है हमारा, सी, हैदराबाद है। ये सेंटर आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो इसे रिसेंटली क्या किया गया था, फंडिंग दी गई थी। और कहाँ से दी गई थी तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसे दी गई थी पीएम केयर फंड से। कहाँ से दी गई है फंडिंग, पीएम केयर फंड से इसे फंडिंग दी गई थी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ ऑथर्ड द चिल्ड्रंस बुक टाइटल
इंडिया टू द रेस्क्यू, इंडिया टू द रेस्क्यू नामक पुस्तक, बच्चों की पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया टू द रेस्क्यू नामक बच्चों की पुस्तक किसने लिखी थी? आपको ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल यहाँ पे पूछा है। बुक्स के बारे में कई बार जो रिसेंटली रिलीज बुक्स हैं उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ए एंड बी बोथ है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है? डी है। क्लियर। तो पत्रकार सुशांत सिंह ने बच्चों की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इसमें जो इनकी सहायक थे वो कौन थी? श्रुति राव थी, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर सुशांत सिंह और श्रुति राव जो इनकी सहायक थी उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया टू द रेस्क्यू नामक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, वो भी ध्यान रखना। इस बुक में किस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे ऑपरेशन कैक्टस को लेकर यहाँ पे बात की गई है, जो कि कहाँ पर हुआ था? 3 नवंबर 1988 में मालदीव में जो संकट आया था उसको लेकर था, ठीक है। और उसमें जो अभियान चलाया गया था, सफल अभियान था, उसमें किस तरह से यहाँ पर मतलब लोगों ने काम किया है और इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे बातें बताई गई हैं, ठीक है। और इसमें जो चित्र बनाए गए थे ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ पाएँ, बच्चों तक हमारी सेना के जो गौरव है उसको पहुंचाया जाए, हमारी सेना की जो मतलब लोगों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनको बच्चों तक पहुंचाया जाए, बच्चे उससे इंस्पायर हो सकें, तो वो यहाँ पर करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल ऑपरेशन खुकरी? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना सा नाम सुनने को मिल रहा है ऑपरेशन खुकरी। आप लोगों ने हो सकता है कई बार ये सुना भी होगा, ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जो 15 जुलाई 2021 को रिलीज़ हुई है, ठीक है। राजपाल पुनिया, दामिनी पुनिया, नन ऑफ दीज या बोथ, ए एंड बी? तो देखो यहाँ पर भी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा डी होगा। आंसर क्या है हमारा? डी है, बोथ। राजपाल पुनिया की ही बेटी हैं कौन? दामिनी पुनिया, ठीक है। तो मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया ने मिलकर क्या किया था? ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। और इसे रिसेंटली यहाँ पे क्या किया गया? 15 जुलाई 2021 को रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक पर्सन थे जिनका नाम क्या था? हवलदार कृष्ण कुमार। तो ये पुस्तक पूरी तरह से उनको समर्पित है, हवलदार कृष्ण कुमार को, क्योंकि ये ही इस अकेले ऑपरेशन में शहीद हुए एक व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में क्या 200 से अधिक भारतीयों को, शांति सैनिकों में भारतीय सेना के बचाव मिशन की कहानी है, जिसमें उन्होंने 2000 में सन 2000 में यूएन की सिएरा लियोना और पश्चिम अफ्रीका में भेजे गए थे, ठीक है। तो इन 200 जवानों की ये पूरी की पूरी कहानी है, जिसमें सिर्फ एक ही जवान भारत का शहीद हुआ था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? हवलदार कृष्ण कुमार। तो उनकी शहादत को नमन करते हुए ये पुस्तक पूरी लिखी गई थी, जिसका नाम था ऑपरेशन खुकरी। नेक्स्ट चलते हैं। और इस ऑपरेशन का नाम भी एक्चुअल में ऑपरेशन खुकरी था, तो इसीलिए इस बुक का नाम भी ऑपरेशन खुकरी यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो गेम्स 2021 का समापन समारोह ध्वज वाहक कौन है? हु वाज द फ्लैग बैरियर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक 2021? 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें समापन समारोह जब हो रहा था तो भारत का ध्वजवाहक फ्लैग बैरियर कौन थे? एक होता है स्टार्टिंग के टाइम पर जो सेरेमनी होती है वो ओपनिंग सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी जो जब गेम्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद होती है। तो क्लोजिंग सेरेमनी में भी कोई फ्लैग लेकर चलेगा देश का, ठीक है। तो वो कौन थे व्यक्ति? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आंसर क्या है आपका? डी, बजरंग पुनिया, ठीक है। तो बजरंग पुनिया थे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था? भारत का ध्वज अपने हाथों में लिया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2021 में चालू होने के लिए रामपाल मैत्री पावर प्रोजेक्ट भारत द्वारा किस देश में बनाया जा रहा है? टू बी कमीशनड इन दिसंबर 2021, द रामपाल मैत्री पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड बाय इंडिया इन विच कंट्री? किस देश में हम लोगों ने रामपाल मैत्री पावर प्रोजेक्ट तैयार किया है? इंडिया ने तैयार किया, ध्यान रखना, किसने? इंडिया ने तैयार किया। और ये क्या मैत्री से आप समझ जाओ क्या एक तरह का
गुड जेस्चर दिखाने के लिए, एक फ्रेंडशिप जेस्चर दिखाने के लिए हम लोगों ने इसे किया है। किस देश के साथ किया है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर क्या है यहाँ पर, बांग्लादेश। आंसर क्या है आपका, बांग्लादेश है, ठीक है। आंसर आपका क्या है, सॉरी बी, आंसर क्या है आपका, बी है। क्लियर। बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने एक फ्रेंडशिप जेस्चर दिखाने के लिए ये चीज़ की थी कि रामपाल मैत्री पावर प्रोजेक्ट शुरू करके उनको दिया, ठीक है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था, वो क्या था, बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष, ठीक है। तो आपको पता होगा 1971 वाली वॉर, ठीक है। तो 1971 में क्या हुआ था आपको पता होगा कि हम लोगों ने, इंडिया ने बांग्लादेश को क्या कर दिया था, पाकिस्तान से बिल्कुल अलग कर दिया था। पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब इसे क्या काट के बिल्कुल बांग्लादेश बना दिया, ठीक है। यहाँ पर एक बंगला मुक्ति जो वाहिनी थी, मुक्ति वाहिनी, ठीक है, उसके लीडर्स के साथ मिलकर भारतीय सेना ने क्या किया, उनको ट्रेनिंग दी एंड देन उसके बाद बांग्लादेश को कम्प्लीटली अलग किया और बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया, ठीक है। तो इसी एक दोस्ती, इस एक पहल को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या किया था, हम लोगों ने रामपाल मैत्री प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार करके बांग्लादेश को दिया है, उनके देश को समर्पित किया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which institute has organized the first edition of the Indo-Pacific Business Summit in partnership with External Affairs Ministry? किस संस्था ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट के पहले संस्करण का आयोजन किया था? तो कौन सा वो संस्थान है जिसने भारतीय जो विदेश मंत्रालय है, भारत का जो विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय है, उसके साथ मिलकर इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का क्या किया था, यहाँ पे आयोजन किया था, उसको ऑर्गेनाइज किया था? तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। देखो पहला समिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये फर्स्ट समिट हो रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई आपके लिए। क्या ये फर्स्ट समिट है, पहला समिट है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो कौन सा संस्थान था, वो था आपका CII, ठीक है। अब जरा कोई मुझे बताएगा CII का फुल फॉर्म क्या होता है। CII आप लोगों ने कई बार मीटिंग्स और कई जगह देखा होगा, जब बिजनेस से रिलेटेड कई मीटिंग्स में पीछे एक बोर्ड लगा होता है जिस पर CII लिखा होता है। इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है CII का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्लीट। चलिए देखिए, CII का जो मेन काम होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो मेन काम होता है वो क्या, भारत के एरिया में जो उसकी सीमाएं हैं उसके अंदर व्यापार करने की एक क्या सुगम और एक सतत व्यवस्था को तैयार करना, ताकि लोग यहाँ पे व्यापार कर सकें, बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करवाना इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो लोग यहाँ पे आकर क्या करें, अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करें, भारत के जो एक मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पे बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये इस संस्था का काम है। आपको बताना है CII का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेशन में। जैसे अभी आप लोग आंसर कर रहे हो इन सब क्वेश्चंस के, ठीक वैसे ही यहाँ पर फुल फॉर्म भी बतानी है, ठीक है। मैं जितने लोगों ने यहाँ पे फुल फॉर्म बताया होगा उनको ज़रूर बिल्कुल मैं उनके कमेंट को हार्ट दूंगा यहाँ पर। चलिए, उस भारतीय अभिनेता का नाम बताइए जिसके नाम से भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम रखा है, एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम रखा है। नेम द इंडियन एक्टर, एक्ट्रेस है एक्चुअल में, एक्टर अभिनेता एक्ट्रेस है एक्चुअल में, यहाँ पे सारी महिलाएं हैं तो एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस आफ्टर हुम द इंडियन आर्मी हैज़ नेम द मिलिट्री फायरिंग रेंज इन गुलमर्ग। गुलमर्ग आपको पता है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये जो गुलमर्ग एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर एक फायरिंग रेंज स्थापित की गई है। आपको उस फायरिंग रेंज के बारे में बताना है, ठीक है। तो जो फायरिंग रेंज है ये किसके नाम पे रखी गई है, ये रखी गई है विद्या बालन के नाम पर। किसके नाम पर, विद्या बालन के नाम पर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? एक्चुअल में ये जो ब्रांड है खादी प्राकृतिक या प्राकृत पेंट,
ये जो पेंट है, इस पेंट की प्राकृत पेंट या फिर प्राकृतिक पेंट, दोनों वर्ड यहाँ पे यूज़ होते हैं जगह जगह। तो इस पेंट की खास बात ये, इसका जो मतलब बनाया जाता है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो गाय का गोबर है। गाय या भैंस एक्चुअल में दोनों का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो इसमें मुख्य सामग्री इस्तेमाल होती है वो गोबर है। तो ध्यान रखना ये चीज़, क्लियर। तो जो मेन यहाँ पे जो रंग दिए जाते हैं वो बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन रंगों की एक खास बात ये होती है, जो पॉल्यूशन लेवल होता है जिस घर में या जिस कमरे में ये पेंट किया जाता है, उस कमरे के अंदर पॉल्यूशन लेवल क्या कर देता है, ये कम कर देता है, ठीक है। तो ये इस पेंट की एक खास बात थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है नितिन गडकरी सर। कौन है? नितिन गडकरी। तो ध्यान रखना, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी। बट ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना यार, यहाँ पे एमएसएमई आ रहा है ये, तो आप लोगों को पता होगा नितिन गडकरी जी को नॉर्मली हम लोग जानते हैं क्या, इंडिया में इस वक्त रोड कंस्ट्रक्शन का अगर आप लोग नाम, हम लोग बात करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन की, तो आप एक ही आदमी को जानते हैं, वो कौन है? नितिन गडकरी सर, ठीक है। एक्चुअल में ये जो शुरुआत थी नितिन गडकरी सर की, वो शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो टेन्योर चला था 5 ईयर का, उस टाइम ड्यूरेशन में उनको काम दिया गया था रोड कंस्ट्रक्शन का, उन्होंने उस टाइम पर काम किया। बट उस टाइम पर उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाया, क्योंकि सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था और लोगों तक इतनी मतलब पहुँच नहीं थी कहीं ना कहीं। वो एक मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं एक वो दिखता है कि हाँ, कहीं ना कहीं लोग इस काम को जान नहीं पाए उनको। बट हाँ, उसके बाद अब आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, तो आज के टाइम पर जग जाहिर है, वर्ल्ड में हर एक इस चीज़ के लिए नितिन गडकरी सर की तारीफ़ करता है। जगह जगह सेमिनार्स में इस चीज़ के लिए बोला जाता है कि इंडिया में इस वक्त जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो वर्ल्ड के हाईएस्ट क्वालिटी लेवल पर हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड में जो हाईएस्ट क्वालिटी लेवल माना जाता है, उसके पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर इंडिया में इस वक्त रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और वो किसकी मतलब देख रेख में हो रहा है? वो नितिन गडकरी जी की देख रेख में हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, इनके ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 विल बी होस्टेड बाय विच 2 सिटीज़ ऑफ इंडिया? भारत के कौन से 2 सिटीज़ में AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9, ऑलमोस्ट हम लोग अब खत्म करने ही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो क्या है? यहाँ पे ए है। आंसर क्या है? ए। मुंबई एंड पुणे में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। तो एशियन फुटबॉल परिसंघ के द्वारा यहाँ पर एक महिलाओं का एशियन कप टूर्नामेंट है ये, ठीक है, जिसको यहाँ पे आयोजित किया गया था। और इस टूर्नामेंट को मुंबई और पुणे में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था, क्लियर। इससे पहले इनका जो आयोजन था वो भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होना था, बट बाद में इसको क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया, और जगह चेंज करके क्या मुंबई एंड पुणे कर दी गई, क्लियर। अगर हम लोग भुवनेश्वर और अहमदाबाद देखें तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बिल्कुल साउथ एंड वेस्ट बिल्कुल एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। मुंबई एंड पुणे दोनों पास पास के शहर थे, तो ये ईजी था क्या ट्रांसपोर्टेशन होना। और अगर हम भुवनेश्वर और अहमदाबाद की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा बड़ा डिस्टेंस हो जाता आपस में, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ रेलवे? रेलवे के नए मंत्री कौन बनाए गए? तो आपको पता होगा अभी 2021 में ही क्या कई सारे मंत्रियों के पद बदले गए थे, ठीक है। मैंने जो मोदी गवर्नमेंट की जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, तो उन चेंजेस को ही यहाँ पर पूछा गया है कि रेलवे के नए मंत्री कौन बनाए गए हैं। अभी आपको पता होगा आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बवाल हुआ था, ठीक है। उन बवालों को लेकर भी यहाँ पर आपको पता होगा कि कौन से मिनिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोल है, कौन वो मिनिस्टर हैं। तो आपको अब आप लोग समझ गए होंगे हम लोग किसकी बात करें, अश्वनी वैष्णव जी की बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सतर्क व्यक्ति हैं, नो डाउट। बच्चों को कहीं ना कहीं इन्हीं का एक सहारा था कि ये भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि, और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने बच्चों के ही सपोर्ट में अपने बयान दिए थे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो अश्वनी वैष्णव है जिन्हें भारत का नया रेल मंत्री बनाया गया है, ठीक है। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए, नए स्वास्थ्य मंत्री कौन है। मैंने आपको बोला था इस बार मैं आपसे अपॉइंटमेंट्स को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? मनसुख भाई मांडविया। तो ये कहाँ से आते हैं? ये गुजरात से आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं, ठीक है। तो इनको क्या अभी रिसेंटली बनाया गया है क्या? भारत का
स्वास्थ्य मंत्री बनाए हैं, ठीक है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री अब इन्हीं के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया के किस शहर में अमेज़न इंडिया ने 2025 तक 10 मिलियन भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटलाइज करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? इन विच सिटी ऑफ इंडिया द अमेज़न इंडिया हैज़ लॉन्च द फर्स्ट डिजिटल केंद्र एज अ पार्ट ऑफ द commitment of the digitalize the 10 million Indian micro small medium enterprises by 2025। हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 का आंसर क्या होगा, कौन सा वो शहर है जहाँ पर इसकी शुरुआत की है, और वो है सूरत। आंसर क्या है आपका, सूरत, बी, ठीक है। तो सूरत में इसकी शुरुआत की है, जहाँ पर इसका जो मेन टारगेट है अमेज़न इंडिया का वो क्या है कि 10 मिलियन भारत के जो MSME से रिलेटेड या छोटे उद्योग हैं उनको क्या करना, यहाँ पे डिजिटलाइज करना, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना। मतलब सीधे सीधे मतलब ये है कि अमेज़न इंडिया के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना। नो डाउट अमेज़न इंडिया के ऊपर कई सारे विवाद आते हैं कि वो लोग पहले अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाते हैं, लिस्टिंग करवाने के बाद वो लोग क्या करेंगे कि उनके जैसा या उनके जैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाकर सस्ते दामों पर अपने बेचने शुरू कर देते हैं। कई बार उनके पास ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि वो लोग कुछ सेलेक्टेड जो मतलब सेलर्स होते हैं उन्हीं को प्रमोट करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है अमेज़न इंडिया पे। बट हाँ, फिर भी 2025 तक उन्होंने डिजिटलाइज करने का एक बात कही है। अगर देखो इंडिया में लोग इतना आगे बढ़ते हैं और स्टार्टअप्स को और ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, तो नो डाउट हम लोग भी एक अमेज़न जैसा ही ई प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएंगे इंडिया में। नो डाउट कोई ना कोई स्टार्टअप ज़रूर कर देगा। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट शायद हो सकता है अभी भी कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बना रखा है, या कहीं ना कहीं एक बैरियर सा दिखता है हमको लोगो और फ्लिपकार्ट के बीच में, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे चलकर ख़त्म हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द न्यूली फॉर्मेटेड मिनिस्ट्री ऑफ द कॉपरेशन ऑफ मोदी न्यू कैबिनेट। मोदी के नए मंत्रिमंडल में नवगठित सहकारिता मंत्रालय का प्रभारी मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? किसकी बात करें हम लोग, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, सहकारिता मंत्रालय का प्रभारी मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, आपको ये बताएं। तो 23 का जो आंसर है वो क्या है, हमारे गृह मंत्री जी एक्चुअल में आंसर है, और वो है कौन, अमित शाह जी। कौन है वो, अमित शाह जी। आंसर आपका क्या हो गया, बी। तो अमित शाह जी को ये क्या अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है, एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया, एक एक्स्ट्रा वर्क दिया गया उनको कि गृह मंत्री होने के साथ साथ वो क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव जो मंत्रालय है उसको भी यहाँ पर कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द विंबलडन 2021 वुमेन्स सिंगल टाइटल। विंबलडन 2021 महिला सिंगल एकल खिताब किसने जीता था? तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या है, एशलिंगा बार्ट्री। आंसर क्या है आपका, सी, एशलिंगा बार्ट्री। तो विश्व की नंबर एशलिंगा बार्ट्री ने कैरोलिना को यहाँ पर हराया था 3 सेटों में, ठीक है। एंड देन इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई है। क्या, पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी है जिन्होंने ये खिताब यहाँ पर जीता है। विंबलडन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो देखो यार, यहाँ पर ना 2-3 नाम हैं जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, और वो नाम यहाँ पर एक्चुअल में दे रखे हैं, ठीक है। तो उनमें तुक्का लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपने न्यूज़ सुनी है, पढ़ी है, तो बिल्कुल आपको पता होगा। और एक लाइन की न्यूज़ है, इससे ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। भाई कौन जीता है, किसको आ रहा है, बस इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए, नोवाक जोकोविच ने यहाँ पर क्या किया था, ये खिताब यहाँ पर जीता था। चलिए, तो फाइनली आपको पता चल गया। आज के हम लोगों ने 25 क्वेश्चन यहाँ पे सारे के सारे देख लिए हैं। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हम लोग लेकर आएंगे आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए, उनको फोकस करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताओ, और कौन से वीडियोस आप चाहते हो शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे नंबर्स यहाँ पर बढ़ सकें। क्योंकि भाई अभी बहुत कम नंबर हैं, केवल 790 अभी केवल सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है,
अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लोकेश सर पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो सब हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हमारा केवल एक ही फोकस है, अपने फ्यूचर के लीडर्स को तैयार करना। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमारे और भी बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी आकर जुड़ सकते हैं या फेसबुक पे आकर जुड़ सकते हैं, स्कोर बेटर सर्च कीजिए, हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। पर अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं है या सोशल नेटवर्क इस तरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, मत कीजिए। एग्ज़ाम में सिलेक्शन के बाद हम लोग आराम से इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल टेलीग्राम आप सभी के लिए इनफ है, टेलीग्राम पर आकर जुड़ जाइए। करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, वोकेबलरी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से आइए, जुड़िए हमारे साथ और बताइए आपको कैसे लगे हमारे वीडियोज़। तो आज के लिए फाइनली यहीं तक था हमारा सफ़र। थैंक यू सो मच। जय हिंद।